सर क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर के बाद एक और मूवी रिलीज हुई है द ओडेसी नाम की। इसी मूवी से जुड़े अनसुने और ऑसम फैक्ट्स इस वीडियो के जरिए लेकर आया हूँ। जैसे कि फिल्म में ओडेसिस के क्रू को रियल लाइफ में रोविंग और सेलिंग सीखना पड़ा था, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की डिमांड थी कि फिल्म में सीन असली लगे। पूरी फिल्म आईमैक्स कैमरास में शूट हुई थी, जिसमें एक टाइम पे सिर्फ 3 मिनट्स का सीन ही शूट हो सकता है। उसके बाद कैमरा में फिल्म चेंज करनी पड़ती है। ऐसे कई सारे फैक्ट्स वीडियो में आपका इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की, लेट्स बिगिन द वीडियो। फिल्म में जो भी अंडरवर्ल्ड सीक्वेंसेस दिखाई गई है वो जून महीने में आइसलैंड में शूट हुई थी, क्योंकि उस वक्त आइसलैंड में मिडनाइट सन की लाइट रहती थी, जिससे पूरा एटमॉस्फेयर ईरी हो जाता था। ऊपर से वहां का वेदर विंडी और रेनी रहता था। सर क्रिस्टोफर नोलन ने आइसलैंड को खास हेडिस को दिखाने के लिए चूज किया था, क्योंकि हेडिस कोल्ड और रिमोट लैंडस्केप है, जो कि ओडेसियस के मेडिटेरेनियन होम से काफी दूर था। सर क्रिस्टोफर नोलन ट्रॉय नाइट सीन के शूट के वक्त एक्चुअल फायर का यूज करना नहीं चाहते थे, इसीलिए सिनेमेटोग्राफर होइट वैन होइटेमा की टीम ने पायराहेड्रोन्स नाम का डिवाइस इन्वेंट किया था, जिसका शेप ट्रायंगल सर्किट बोर्ड जैसा था, जिसके अंदर हेक्सागोन शेप में एलईडी सेल्स रखे थे, जिससे फायर के कलर और मूवमेंट जैसी लाइट इमिट हो रही थी। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे डिवाइसेस होइट की टीम ने हजारों की संख्या में मैन्युफैक्चर करने पड़े और सेट पर शिप किए गए थे। फिल्म में सर क्रिस्टोफर नोलन चाहते थे कि ओडेसिस का क्रू रियल में रोविंग और सेलिंग को सीखे, ताकि शूटिंग के दौरान फेक ना लगे और ना ही सेलिंग और रोविंग फिल्म वर्जन जैसे फेक दिखे। ओडेसिस की टीम के क्रू को ये सीखने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस ट्रेनिंग के दौरान उनको महसूस हुआ कि ओपन ओशन में सिर्फ मसल पावर से शिप को मूव करना काफी टायरिंग और लंबा प्रोसीजर है। ऊपर से उनको ये भी पता चला कि लार्ज ओवर को पानी में स्पीड में ड्रॉप करने से रिब्स की हड्डियां टूट सकती है। आईमैक्स फिल्म कैमरा सिर्फ फ्यू मिनट्स की रिकॉर्डिंग ही होल्ड कर सकती है, उसके बाद कैमरा को रीलोड करना पड़ता था। इसी चीज के चलते कैमरामैन कीथ बी डेविस ने खुद को ट्रेन किया था कैमरा को क्विकली रीलोड करने के लिए, ताकि पूरे कास्ट और क्रू को ज्यादा देर वेट ना करना पड़े और शूटिंग में देरी ना हो, और ऊपर से कास्ट और क्रू की शूटिंग की रिथम ना टूटे। फिल्म की कॉस्ट्यूम टीम को फैब्रिक के लिए रिसर्च करनी पड़ी थी कि मैरीटाइम कंडीशन में फैब्रिक कैसे डिग्रेड होता है। उनको ये भी स्टडी करना पड़ा था कि सॉल्ट वाटर ब्रॉन्ज को कैसे अफेक्ट करता है, लिनन कैसे कोलैप्स करता है ईयर्स तक पहनने के बाद, कपड़ों की डाई मेडिटेरेनियन सन में कैसे फेड होती है, वॉर के दौरान आर्मर्स को कैसे रिपेयर किया जाता है, क्योंकि ओडेसिस की मल्टी ईयर जर्नी की रिक्वायरमेंट थी कि मटेरियलिटी स्टोरी टेलिंग का पार्ट बन जाए। सर क्रिस्टोफर नोलन का कहना है कि फिल्म के शूटिंग के दौरान एक भी आईमैक्स कैमरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, क्योंकि सर क्रिस्टोफर नोलन ने पहले की मूवीज में कई सारे आईमैक्स कैमरा डिस्ट्रॉय कर दिए थे, पर ओडेसी की शूटिंग के दौरान एक भी आईमैक्स कैमरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। खास बात यह है कि ईच आईमैक्स कैमरा अप्रोक्सीमेटली $500,000 कॉस्ट करता है, और सर क्रिस्टोफर नोलन ने एटलीस्ट 3 आईमैक्स कैमरास को डिस्ट्रॉय किया है। फिल्म के शूटिंग के दौरान कासल तक जाने के लिए रोड बिल्ड नहीं किया जा सकता था, इसीलिए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थॉमस हेइस्लिप ने फनिक्यूलर लिफ्ट को कंस्ट्रक्ट किया था और स्मॉल फ्लीट ऑफ हेलीकॉप्टर्स को असेंबल किया था, ताकि इक्विपमेंट्स और सप्लाईज को कासल तक लाया जा सके। इतनी फैसिलिटीज के होते हुए भी मोस्ट ऑफ द कास्ट और क्रू इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉमस ने स्टीप हिल को 3 वीक के लिए हाइक किया था। ये सर क्रिस्टोफर नोलन और यूनिवर्सल स्टूडियो के बीच में दूसरा कोलैब है। इससे पहले सर क्रिस्टोफर नोलन और यूनिवर्सल स्टूडियोज ने 2023 में आई हुई ओपनहाइमर में काम किया था, जिसने वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट $1 बिलियन कमाए थे। डिस्पाइट ओपनहाइमर बीइंग 3 आवर लॉन्ग आर रेटेड बायोग्राफी / ड्रामा फिल्म, ऊपर से ओपनहाइमर ने 7 एकेडमी अवार्ड्स जीते थे, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट डायरेक्टर फॉर नोलन। ट्रॉय के सेट पे बैटल डेज सुबह के 3 और 4 के बीच में शुरू हो जाते थे, जहां पर कॉस्ट्यूम टेंट्स तो सनराइज के पहले ही वर्क शुरू कर देते थे। एक सिंगल बैटल डे इन्वॉल्व करता था हंड्रेड्स ऑफ कॉस्ट्यूम पीसेस के ट्रैकिंग को। कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डैमेज को दिखाने के लिए मल्टीपल डुप्लीकेट कॉस्ट्यूम बनाए थे। शॉट्स के बीच में फास्ट रिसेट्स होते थे और ड्रेसिंग टीम साइमल्टेनियसली मैसिव होल्डिंग एरियाज में काम कर रही थी, पूरे स्पाउनिंग सेट पर। फिल्म के म्यूजिक कंपोजर लुडविग ग्रांडसन ने 35 डिफरेंट कॉन्ग्स को राइटिंग प्रोसेस के दौरान रेंट किए थे। लुडविग पर्टिकुलरली विंड कॉन्ग्स के काफी इंप्रेस हुए थे। विंड कॉन्ग्स फ्लैट ब्रॉन्ज डिस्क होती है। लुडविग ने यूनिक कस्टम नोटेशन सिस्टम बनाया था डिटेल ड्राइंग्स के साथ, स्पेसिफिकली एग्जैक्टली कहां पर गोंग को स्ट्राइक करना है और कितनी वेलोसिटी पे।
सर क्रिस्टोफर नोलन फिल्म में ओरिजिनली ग्रीक गॉड्स और उनके घर ओलंपिस को फीचर करना चाहते थे, पर बाद में उन्होंने रियलिस्टिक अप्रोच चूज किया, जैसे कि उन्होंने ग्रीक गॉड्स के प्रेजेंस को नेचुरल फिनोमिना की तरह दिखाया है, जो कि एंशियंट टाइम्स में सुपरनेचुरल बताया गया था। नोलन ने इस इनडायरेक्ट अप्रोच को बिग क्रिएटिव ब्रेक थ्रू बनाया था। फिल्म में आइलैंड ऑफ हेविकनाना, जो कि सिकिली के नजदीक था, उसको इथाका को पोर्ट्रे करने के लिए दिखाया गया था। आफ्टर प्रोडक्शन डिजाइनर रूथ दे जोंग ने इस प्लेस को 10 इयर्स पहले लोकेशन स्काउट करते वक्त विजिट किया था और उनको ये जगह याद थी। ऊपर से वहां पर 15th सेंचुरी का कासल था जिसका नाम कैटेलो दी सांता कैटेरिना था, जो कि रग्ड हिल के ऊपर 1030 फीट अबव सी लेवल था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां से मेडिटेरेनियन का 360 डिग्री पेनोरामिक व्यू दिखता है। सर क्रिस्टोफर नोलन काफी समय से प्रोमिनेंट फिल्म मेकर रहे हैं, जो कि आईमैक्स टेक्नोलॉजी को मेन स्ट्रीम सिनेमा में यूज कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए नोलन ने आईमैक्स को चैलेंज किया था कि वो नया आईमैक्स कैमरा बनाए जो कि लाइटर और 30% क्वाइट प्रीवियस कैमरा से हो। इसके रिस्पॉन्स में आईमैक्स ने सर क्रिस्टोफर नोलन को नए कैमरास दिए जो कि उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरी करते थे, और सर क्रिस्टोफर नोलन पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये कैमरा को यूज किया फिल्म को स्टार्ट से लेकर फिनिश तक बनाने के लिए। फिल्म में मैरीटाइम सीक्वेंस के लिए प्रोडक्शन ने लार्जेस्ट मॉडर्न वाइकिंग लॉन्ग शिप को यूज किया था, जिसका नाम था द ट्रेकन हेरेल्ड हरफग्रे। इस वाइकिंग शिप को स्टैनवेंजर नॉर्वे में एंशियंट स्पेसिफिकेशंस और पीरियड अप्रोप्रिएट मटेरियल से बनाया गया था। ये शिप ने प्रीवियसली अटलांटिक ओशन को 2 बार क्रॉस किया और सेलिंग क्रू के साथ आई। ओडेसियस के रोल के लिए मैट डेमन ने रियल बियर्ड को ग्रो किया था, और ये रिक्वेस्ट सर क्रिस्टोफर नोलन की थी, जिनको मैट के फेस पे फेशियल हेयर चाहिए थे जो कि विंड और वाटर को विथस्टैंड कर सके। मैट डेमन ने कहा बियर्ड ग्रो करना चैलेंजिंग था क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के पहले कभी भी बियर्ड ग्रो नहीं किया था। तो यही थे 15 अमेजिंग और ऑसम फैक्ट्स द ओडेसी फिल्म से जुड़े हुए। आप लोग सर क्रिस्टोफर नोलन और उनकी मूवीज के फैन हो या नहीं, और आप कितने फैक्ट्स के बारे में जानते थे, ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर आपने ज़ूटोपिया मूवी से जुड़े फैक्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ राइट साइड पे क्लिक करके देख लेना। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते और फिल्म्स के अमेजिंग और ऑसम फैक्ट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।